हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहाँ की वादियां मन मोह लेती है। गांव के लोगों का जीवन बहुत ही साधारण है, लेकिन यहाँ की प्रकृति, सुंदरता और शांति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गांव में एक छोटी सी दुकान है, जहाँ मोमोज वाली आंटी अपने हाथों से मोमोज बेचती है। उनकी दुकान के सामने से गुजरने वाले लोग अक्सर उनके मोमोज की खुशबू से आकर्षित होते हैं और उनकी दुकान पर रुक जाते हैं। मम्मी, वो देखो मोमोज की दुकान, मुझे मोमोज खाने हैं। नहीं बेटा, ऐसी दुकानों में हाइजीन का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। मैं तुम्हें बड़े रेस्टोरेंट से मोमोज खिलाऊंगी। नहीं नहीं, यहीं से खाने हैं। देखो ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत जिद्दी हो गई हो, अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती हो। चलो सुनिए, 1 प्लेट मोमोज लगा दीजिए। हाँ मैडम, आइए ना, आप टेबल पर बैठ जाइए। ओहो, कितनी गंदगी है यहाँ, सो अनहाइजेनिक। मैं अभी साफ कर देती हूँ मैडम। मोमोज वाली औरत, जिसका नाम कमला था, वो जल्द ही अपनी साड़ी का पल्लू से टेबल साफ करने लगती है, जिसे देखकर वो औरत अपना मुंह बना लेती है। थोड़ी देर बाद कमला जब मोमोज की प्लेट लगाती है, मम्मी आप भी खाओ ना, मैं सच कह रही हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टी है, खाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बस एक टेस्ट करूंगी। वह औरत मुंह बनाते हुए एक मोमोज खाती है। अरे, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। खाते ही ऐसे लगा जैसे मुंह में घुल गया। मुझे तो लगा था कि ऐसी जगहों पर चीजें बहुत गंदी बिकती है, लेकिन इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कैसा लगा मम्मी? मैंने कहा था ना, टेस्टी है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है 1 प्लेट हमें और मंगवाना चाहिए। उन दोनों की बातें सुनकर कमला मुस्कुराने लगती है। कमला की दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें बिकने वाले मोमोज और कमला का व्यवहार दोनों ही लोगों को बहुत पसंद आते थे। कमला का एक 7 साल का बेटा भी था, जिसका नाम रिंकू था। मम्मी, आप मेरी स्कूल की फीस टाइम पर क्यों जमा नहीं करती हो? आपकी वजह से मुझे हमेशा क्लास में शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या हुआ बेटा, टीचर ने कुछ कहा क्या? आप ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत करो। यह आपका हर बार का ड्रामा है। आप समय में स्कूल की फीस जमा नहीं करवाती, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रिंकू की बातें सुनकर कमला मायूस हो जाती है और अपनी दुकान के पैसे वाला गल्ला खोलती है। उसमें तो सिर्फ चिल्लर ही पड़े होते हैं। रिंकू की फीस भरने के लिए तो इतने पैसे काफी नहीं होंगे। कमला के पास रिंकू के स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपनी चांदी के कंगन दुकान पर जाकर बेच देती है और उससे मिले पैसे लेकर रिंकू के स्कूल की फीस जमा करवाने स्कूल पहुंचती है। अरे कमला जी, आइए आइए। मैडम, ये लीजिए, आपके लिए थोड़े से मोमोज लाई हूँ, आप अपने बच्चों को खिलाइएगा। अरे कमला जी, इनकी क्या जरूरत थी, लेकिन अब आप ले ही आई हो तो मैं रख लेती हूँ। मैडम, वो मैं यह कह रही थी कि मैं आपको देर से ही सही, लेकिन फीस तो दे ही देती हूँ। आप रिंकू को क्लास में फीस के लिए मत बोला कीजिए। अरे कमला जी, हमें भी कोई शौक नहीं है बच्चों को क्लास में फीस के लिए बोलने का, लेकिन बिना बोले आप जैसे पेरेंट्स फीस जमा करवाते ही नहीं हो, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। हाँ, आपकी बात भी सही है। ये लीजिए इस महीने की फीस। ठीक है मैडम, मैं चलती हूँ। कमला चेहरे पर नकली मुस्कान रखे हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल जाती है। पता नहीं ये प्रिंसिपल अपने आप को क्या समझती है, एक बात सुनने को तैयार नहीं होती। मन तो कर रहा था मोमोज वापस छीन लूं। कमला जब वापस आती है तो देखती है कि उसकी दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे। कौन है आप लोग और यहाँ क्या करने आए हैं? मैडम जी, मेरा नाम हरिया पहलवान है। थारे पति ने मेरे से 3 लाख रुपया उधार लिए है। अब थारा पति तो रहा नहीं, तो हमारे पैसे तन्ने देने पड़ेंगे। लेकिन पहलवान जी, मेरे पति ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। आखिर उन्होंने 3 लाख रुपए का क्या किया होगा? उन्हें तो मरे हुए भी काफी वक्त हो गया। देख मैडम, हमें फालतू की बकवास नहीं सुननी। हमारे पास थारे पति का सिग्नेचर किया हुआ एग्रीमेंट है। ये देख, अब तन्ने इसके आगे कुछ बोलना है। लेकिन इसमें तो लिखा है अगर पैसे समय पर वापस नहीं दिए तो हमारा घर आपके नाम हो जाएगा। लेकिन पहलवान जी, अगर आप ये घर ले लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ?
इस घर और दुकान के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। वो तो कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। चलो भाई चलो, अरे सामान बाहर फेंकना शुरू करो। रुक जाइए, आप किसी भी सामान को हाथ नहीं लगा सकते। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं अभी आती हूँ। कमला भागकर घर के अंदर जाती है और अपना पुराना संदूक खोलती है जिसमें एक मोतियों का हार रखा हुआ था। हार को हाथ में लेते ही कमला की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। उसे याद आता है कि शादी की पहली सालगिरह पर उसके पति ने उसे यह तोहफे में दिया था। जी आपको पता है, मेरी सहेली है ना संजना, उसके पति ने पहली सालगिरह पर उसे मोतियों का हार गिफ्ट किया था। इतनी खुशकिस्मत है ना वो। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? एक दिन हमें बहुत बड़े आदमी बनाएंगे, फिर मैं तुम्हें एक क्या पूरे 10 मोतियों का हार लगा दूंगा। हम जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। आखिर एक छोटी सी मोमोज की दुकान से हमारा क्या ही होगा। शायद मेरी किस्मत में मोतियों का हार है ही नहीं। कमला उदास होकर सो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी शादी की सालगिरह थी। कमला, कमला कहाँ हो तुम? देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ? इतने शोर क्यों मचा रहे हो? दुकान में बहुत सारे कस्टमर बैठे हैं, मुझे उन्हें मोमोज सर्व करना है। हम इतने अमीर नहीं है कि हमारी दुकान में 10 नौकर काम कर रहे हो। सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ता है। अरे तुम अपनी आंखें तो बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। हाँ, मोतियों के हार के अलावा और कोई भी चीज मुझे खुश नहीं कर सकती। और मुझे पता है मोतियों का हार खरीदने की तो हमारी औकात ही नहीं है। अरे तुम आंखें बंद तो करो, अब ये लो तुम्हारा तोहफा। अरे ये तो मोतियों का हार है, लेकिन आपने ये कहाँ से खरीदा? ये असली तो है ना? हाँ, ये तो पूरा असली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं इसको जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। तो आपने मेरे लिए मोतियों का हार ऐसे खरीदा था। अब समझ आया, गलती मेरी ही थी। मैंने ही आपको मजबूर कर दिया था। आपके जाने के बाद जब अकेले सब कुछ संभालना पड़ रहा है, तब आपकी कमी मुझे खल रही है। लीजिए पहलवान जी, इस हार की कीमत लगभग 3 लाख होगी। इसे लेकर आप हमारा घर छोड़ दीजिए। अरे असली तो है ना? हाँ है तो असली। अरे चलो रे चलो, सारे वापस चलो। हमको जो चाहिए था वो तो मिल गया। पहलवान अपने लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब जाकर कमला की सांस में सांस आती है। ओह, यह जीवन इतना भी आसान नहीं। अभी तो न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना बाकी है। कमला पहाड़ों पर अपनी छोटी सी मोमोज की दुकान चलाकर अपने बेटे को पाल रही थी। कुछ सालों बाद रिंकू बड़ा हो गया और साथ में वो आवारा भी। दुकान के गले के पैसे कहाँ गए? तूने फिर से चोरी किए? हाँ तो क्या हो गया? मुझे जरूरत थी पैसों की, आपसे मांगता तो आप देती नहीं, इसलिए मैं खुद निकाल लिए। रिंकू तू बहुत बदमाश हो गया है। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब तुझे दुकान संभालनी चाहिए। और तू है कि दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। अरे तेरी उम्र के बच्चे माँ बाप की ढाल बनते हैं। तो उन बच्चों के लिए उनके माँ बाप ने बहुत कुछ किया होता है, इसलिए वो ढाल बनते हैं। आपने मेरे लिए किया ही क्या है। मुझे तो अपने दोस्तों को यह बताने में भी शर्म आती है कि आप मेरी माँ हो, समझी? उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा मैं एक मोमोज बेचने वाली का बेटा हूँ। तू सही कह रहा है। मैं तुझे पढ़ाने लिखाने और काम में इतना व्यस्त हो गई कि तुझे अच्छी परवरिश देना भूल गई। रिंकू की बातों से कमला के दिल पर बहुत गहरी चोट लगी। वो रिंकू को कई बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसने अपनी माँ की कभी नहीं सुनी और अब तो उसने नशे की भी लत पकड़ ली थी। अरे पैसे कहाँ हैं? मुझे पैसे चाहिए। रिंकू, तूने नशा करके आया है? अपना चेहरा दिखा। तूने दारू पी है? हाँ तो क्या हो गया? इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई है।
दारू ही तो पी है, किसी का खून थोड़ी ना किया है। मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे पैसे चाहिए, बता रहा हूँ। लेकिन तू सुबह ही तो 3,000 रुपए गले से चुरा कर लेकर गया था। तूने वो सारे पैसे का क्या किया? ओ, पैसे तो मैं जुए में हार गया। क्या? इसका मतलब तूने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है? हाँ, मैंने सब शुरू कर दिया। आपको क्या परेशानी है? आप क्या चाहती हैं? आपकी तरह मैं भी अपनी जिंदगी मोमोज बेच के गुजार दूंगा। हाँ। कमला की जिंदगी से एक परेशानी जाती थी तो दूसरी आ जाती थी। अपने बेटे की हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। अम्मा जरा 1 प्लेट मोमो लगा देना। अभी लगाती हूँ बेटी, ये लो तुम्हारे मोमोज। इतने साल बीत गए अम्मा, लेकिन आपके मोमोज का टेस्ट नहीं बदला। क्या मतलब? क्या तुम यहाँ पहले भी आती थी? अम्मा, आप मुझे पहचान नहीं पाई। मैं वही लड़की हूँ जो बहुत साल पहले अपनी माँ के साथ यहाँ मोमोज खाने आई थी। आपको मेरी माँ तो जरूर याद होगी। हाँ, जो हर बात पर सो अनहाइजेनिक बोलती रहती थी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैंने बचपन में आपके हाथ के बने मोमोज खाए थे। उसके बाद आज तक मुझे ऐसे टेस्टी मोमोज कहीं नहीं मिले। सच में अम्मा, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। और बताओ, तुम्हारी माँ कैसी है? वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही अम्मा। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। माफ करना, मैंने तुमसे ये सवाल पूछा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अजीब बात है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में इतना जानते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता। मेरा नाम नेहा है। आपका भी तो एक बेटा था ना शायद, वो कहाँ गया? उसके बारे में तो मत ही पूछो बेटा। तेरी माँ चाहे जैसी भी हो, उसने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, और एक मैं हूँ जो अपने बेटे को अच्छे संस्कार ही देना भूल गई। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी सारी खुशियों का गला घोटकर उसकी जरूरतों को पूरा किया, और वो उसके बारे में तो मुझे किसी को बताने में भी शर्म आती है। अब तो उसने नशा करना और जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है। बुढ़ापे में सुख नसीब नहीं हुआ मुझे। हम दोनों में एक अजीब सिमिलैरिटी है ना अम्मा। आपका बेटा होते हुए भी आप अकेली हैं, और मैं भी कई सालों से अपनी जीवन अकेले ही बिता रही हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिताजी, तुमने उनके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। दरअसल मैंने कभी अपने पिता की शक्ल नहीं देखी, लेकिन लोगों ने सुना है कि मेरी माँ उनकी दूसरी पत्नी थी। जब मेरी माँ को उनकी पहली पत्नी के बारे में पता चला तो मेरी माँ ने उन्हें छोड़ दिया। उस समय मैं बहुत छोटी थी। ओह, ऐसा है। लेकिन पता नहीं क्यों कभी पापा से नफरत नहीं हुई। मैंने उनसे नफरत करना चाहा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उनके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैं आज भी उनकी तलाश में हूँ। वो मुझे जरूर मिलेंगे। भगवान भी लोगों को कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। अच्छा, वो सब छोड़ो, मोमोज खाने पर ध्यान दो, सारे ठंडे हो जाएंगे। अरे हाँ, मुझे आपके साथ इतना अपनापन सा लगा कि बातें करते करते मोमोज के बारे में तो भूल ही गई। बाय बाय अम्मा, मैं यहाँ जल्दी दोबारा आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। कमला ने हंसते हंसते नेहा को विदा किया। यह कुछ देर का समय नेहा के साथ उसका बहुत अच्छा गुजरा। कितनी प्यारी बच्ची है, काश भगवान मुझे भी एक ऐसी औलाद देता। अब तो रिंकू की नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हे अम्मा, मुझे पैसा दे दे, जल्दी दे। बहुत हो गया तेरा, अब मैं तुझे 1 रुपए भी नहीं देने वाली। मेरी इतनी मेहनत की कमाई तू अय्याशी में उड़ा रहा है। अरे देने पड़ेंगे मुझे पैसे, समझी? नहीं तो क्या मारेगा मुझे? हाथ उठाएगा मुझ पर? बोल, अब यही देखना बाकी रह गया है। ए माँ, पैसे दे दे मुझे, वरना सच में बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं दूंगी। रिंकू गुस्से में अपनी माँ को धक्का दे देता है। कमला का कमजोर शरीर बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके सर पर गहरी चोट लगती है और सर से लगातार खून बहने लगते हैं। लेकिन रिंकू को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जमीन पर पड़ी माँ के हाथ से पैसे लेकर रिंकू निकल जाता है। तभी वहाँ पर नेहा आती है। अम्मा, अम्मा आप कहाँ हैं?
मैं आपको आज एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अम्मा, आपकी हालत किसने की? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी जल्दी करो। कुछ लोग जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करते हैं। कमला की जब आंख खुलती है तो वह अपने आप को अस्पताल के वार्ड में पाती है। आपको होश आ गया? आप ठीक तो है ना? आपके साथ ये किसने किया? आप मुझे एक बार उसका नाम बताइए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रिंकू, मेरा बेटा, पैसों के लिए उसने मुझे धक्का दे दिया। हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, वो बहुत खतरनाक हो चुका है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कुछ समय बाद कमला की हालत पहले से बेहतर हो जाती है। अम्मा चलिए, आज हम घर चलेंगे। तू बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे नहीं पता तेरा मेरा क्या रिश्ता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ तो गहरा रिश्ता है। डॉक्टर ने आपको इमोशनल होने से मना किया है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिंकू को मैंने सुधार केंद्र में भिजवा दिया है, देखिएगा वहाँ से बिल्कुल ठीक होकर आएगा। तब तक आपका ख्याल मैं रखूंगी। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना तो भूल ही गई, लेकिन वो मैं आपको घर चलकर बताऊंगी। कमला और नेहा घर आ जाते हैं। बेटा, तू मुझे कुछ बताने वाली थी। हाँ, वो मैं यह कह रही थी कि मेरे पिताजी का पता चल गया है, लेकिन अभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं सबसे पहले उनसे मिलने जाऊंगी। तो तुझे जाना चाहिए। मेरी वजह से तूने अपना इतना जरूरी काम नहीं किया। आप भी बहुत जरूरी है अम्मा। मैं कल सुबह अपने पापा से मिलने जाऊंगी। वो वृद्धाश्रम में थे और वो अपना अतीत पूरी तरह भूल चुके थे। पापा, कौन हो तू और तुमने मुझे पापा क्यों कहा? मैं आपकी बेटी हूँ पापा। आप मुझे भूल चुके हैं। बहुत मुश्किल से आपका पता लगाया है मैंने। हाँ, यह सच है कि मैं अपना अतीत भूल चुका हूँ, पर तुमसे मिल के बहुत अच्छा लगा बेटा। अगर मैं आपको अपने साथ कहीं चलने को कहूँ तो क्या आप चलेंगे? नेहा के पिता राजी हो जाते हैं। नेहा अपने पिता को उन्हें पहाड़ों के बीच कमला के घर ले जाती है। वही पहाड़, वही रास्ता, वही सुंदरता, उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा था। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो है ना? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह मेरा बहुत पुराना नाता है। आप इस जगह को जानते हैं? इसका मतलब मैं आपको सही जगह लाई हूँ। नेहा अपने पिता को लेकर जैसे ही कमला के घर पर पहुंचती है। अम्मा देखो मेरे साथ कौन आया है। कमला जैसे ही नेहा के पिता को देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नेहा के पिता भी कमला को देखकर हैरान हो जाते हैं। तुम जिंदा हो? इतने सालों से कहाँ थे? तुम्हारे होते हुए भी मैं एक विधवा की जिंदगी जी रही थी। अम्मा आप क्या कह रही हैं? लगता है आपको गलतफहमी हो रही है। कमला, मुझे सब याद आ गया। तुम्हारी शक्ल देखते ही मैं तुम्हें पहचान गया था। मेरी याददाश्त लौट आई। इसका मतलब जो मैं समझ रही हूँ वही सच है। आपकी वो पहली पत्नी जिसकी वजह से मेरी माँ ने आपको छोड़ दिया था, वो ये है? कमला ही मेरी पहली पत्नी है। आज तक लगता था कि मेरे पिताजी गलत नहीं है, लेकिन आप तो सच में एक बहुत घटिया इंसान हैं। जब आपका अच्छा खासा परिवार था तो आपने मेरी माँ की जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया बेटी। कमला, तुम्हें तो याद होगा ना, उस बरसात के मौसम में तुम मुझे शहर जाने से मना कर रही थी। सुनिए, इतनी बरसात में कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ों पर बहुत फिसलन होती है। देखो, तुम रिंकू का ध्यान रखो कमला। मैं शहर से जल्द ही लौट कर आऊंगा। मुझे वहाँ कुछ बहुत जरूरी काम है। चिंता मत करो, मैं सही सलामत आऊंगा। ऐसा कहकर रघु शहर के लिए घर से निकल जाता है। वो जैसे ही शहर पहुंचता है, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ जाती है जो नदी में कूदकर अपनी जान दे रही थी। तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? यहाँ आओ। मुझे मत जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। रघु ने
उस लड़की को अपनी सूझबूझ से बचा लिया। तुमने मुझे बनने से क्यों रोक दिया? मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। लेकिन तो हमारा क्यों चाहती हो? और जिससे प्यार करती थी उसके लिए सब कुछ छोड़कर भाग गई, और वो यहाँ है ही नहीं, और ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तो तुम्हें लगता है कि मरने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ, अगर मैं जिंदा रही तो मेरे बाप मुझे मार डालेंगे, और फिर मुझ भागी हुई लड़की से शादी कौन ही करेगा? तुम करोगे? बताओ, क्या तुम करोगे मुझसे शादी? रघु को उस समय उस लड़की की किसी भी हालत में जान बचानी थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। रघु उस लड़की को सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे कुछ बता नहीं पाया। ये मैंने क्या कर दिया? कमला को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, यह तूने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। रघु न कमला को कुछ बता पा रहा था और ना ही अपनी दूसरी पत्नी को। एक दिन वो बहुत हिम्मत करके अपनी दूसरी पत्नी के पास गया। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम बताओ। तुम मेरी दूसरी पत्नी हो। मैं शादीशुदा था और मेरा 1-2 साल का बेटा भी है। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं किसी की दूसरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। मुझे डर था कि कहीं तुम फिर से आत्महत्या करने की कोशिश ना करो। तो फिर मेरी बात भी सुन लो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उस दिन रघु को उसकी दूसरी पत्नी ने छोड़ दिया था, और जब वो वापस कमला के पास लौट रहा था उसे वो सब कुछ बताने के लिए, तभी पहाड़ों की फिसलन में उसका पैर फिसल गया और वो अपनी सारी याददाश्त खो बैठा। और आज तक मुझे ऐसा लगता रहा कि पहाड़ों में फिसल कर आपकी मौत हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। माफी तो मुझे तुम दोनों से मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। नहीं पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया जो आपको ठीक लगा। मुझे लगता है अब हमें सब कुछ भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। क्यों अम्मा, मैंने सही कहा ना? सॉरी माँ, मैंने सही कहा ना? कमला की आंखें भर आती है और वह नेहा को पूरी तरह से अपनी बेटी मान लेती है। कुछ समय बाद रिंकू भी पूरी तरह से ठीक होकर घर आ जाता है। सारी बात जानकर वो भी बहुत खुश होता है और अब वो परिवार मिलजुल कर खुशी से मोमोज की दुकान चलाने लगता है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।